इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में सबसे आकर्षक संरचनाओं में से कुछ हैं। ब्रह्मांड में इन सबसे विशाल संरचनाओं को ब्रह्मांडीय सर्वहारी कहा जाता है, यानी जो रास्ते में आने वाले किसी भी इंफॉर्मेशन, रेडिएशन और मैटर को खा जाते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि हमने इन विशाल ऑब्जेक्ट्स के बारे में अब तक क्या सीखा है और असल में क्या होता है जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लैक होल की विशेषता उसके मास की यानी द्रव्यमान की कॉम्पैक्ट कंसंट्रेशन है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। असल में ये मास इतनी छोटी वॉल्यूम में कंप्रेस्ड हो जाता है कि इस सघनता के परिणाम स्वरूप बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बन जाते हैं, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें भी नहीं गुजर सकती। ब्लैक होल के बाहरी प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ब्रह्मांडीय फोर्स कितनी विशाल हैं, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को कोई भी पार नहीं कर सकता, चाहे रेडिएशन, मैटर या किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो। कुछ भी यदि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब आता है, वह इसमें ही समा जाता है। डिटेल में कहा जाए तो ब्लैक होल की दुनिया में भी बड़े अंतर मौजूद हैं। बहुत सी क्लासेस और बहुत से फॉर्मेशन मैकेनिज्म हैं। जब एक खास आकार का तारा अपने आंतरिक ईंधन का उपयोग कर लेता है और अंत में कोलैप्स हो जाता है, तब एक ब्लैक होल बनता है, जबकि मरते हुए तारे की सबसे बाहरी परतें सुपरनोवा में बाहर निकल जाती हैं। बाकी बचा हुआ कोर ग्रेविटेशनल प्रेशर के कारण एक कॉम्प्लेक्स बॉडी में कोलैप्स हो जाता है। यह कॉम्पैक्टनेस असल में कैसी होती है, इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। कल्पना कीजिए, यदि कल हमारा सूर्य एक ब्लैक होल बन जाए तो इस ब्लैक होल में केवल 6 किलोमीटर का एक इवेंट होराइजन होगा और हमारे सूर्य का वर्तमान डायमीटर करीब 16,000 किलोमीटर है। इस गैलेक्टिक स्पेक्ट्रम का विशालकाय अंतिम छोर सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा बनता है, क्योंकि इन संरचनाओं के नाम से ही पता चलता है कि ये जितने दिखाई देते हैं उसकी तुलना में कहीं अधिक विशाल हैं और अक्सर इनका सोलर मास लाखों से अरबों गुना अधिक होता है। आखिर ये इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? डिटेल में कहूँ तो ये अभी भी एक अनसुलझा रहस्य है, लेकिन ये निश्चित है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के सेंटर्स की शोभा बढ़ाते हैं, जहां वे अपने विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। क्या होता है जब ब्लैक होल मर्ज हो जाते हैं? खगोल वैज्ञानिकों ने ग्रेविटेशनल वेव्स को मापकर हाल ही के रिसर्च इतिहास में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक को दर्ज किया है। डिटेल में कहूं तो रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में अब तक की सबसे इंटेंस, सबसे दूर और सबसे कॉम्प्लेक्स ब्लैक होल टक्कर की पहचान की है। ये दो विशालकाय ब्लैक होल्स थे जो अरबों सालों पहले मर्ज हो गए थे। इस खोज ने वैज्ञानिकों के बीच पूरी तरह से खलबली मचा दी है। वैज्ञानिकों ने इस खोज से पहले ये मान लिया था कि इतना विशाल ब्लैक होल इस तरह के मर्ज प्रोसेस में शामिल होने के लिए बहुत बड़ा है। असल में इस ऑब्जेक्ट का मास हमारे सूर्य के मास से 85 गुना ज्यादा था। इस खोज से पहले तक वैज्ञानिक निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकते थे कि इस डायमेंशंस का कोई ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद भी है या नहीं। अंत में अब रिसर्चर्स मानते हैं कि इस टक्कर के दौरान एक नए ब्लैक होल का निर्माण हुआ, जिसमें लगभग 150 सूर्यों का मास है। इस सनसनी गैलेक्टिक खोज को देखते हुए सबसे अनुभवी रिसर्चर्स भी गहराई से प्रभावित हुए। इस खोजी गई संरचना का अस्तित्व बहुत ज्यादा मास के ब्लैक होल्स के अस्तित्व की पुष्टि करता है। ये ऑब्जेक्ट सामान्य तारों की तुलना में बहुत ज्यादा विशाल हैं, लेकिन ये सुपरमैसिव ब्लैक होल की तुलना में बहुत कम विशाल हैं, जो हम आमतौर पर आकाशगंगाओं के केंद्र में पाते हैं। इस विशेष ब्लैक होल की खोज, जो ब्रह्मांडीय विलय यानी कॉस्मिक मर्जर का परिणाम है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की मदद से की गई थी। ये डेटा इटली में वर्गो ऑब्जर्वेटरी द्वारा कलेक्ट की गई जानकारी से कंप्लीट किया गया था। असल में ग्रेविटेशनल वेव्स को दो ब्लैक होल की टक्कर के दौरान पहली बार में ही सीधे मेजर किया जा सकता है। ये स्पेस टाइम में एक एक्सेलरेटेड मास द्वारा ट्रिगर की गई वेव्स हैं। जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स अंतरिक्ष के क्षेत्र से गुजरती हैं, वे थोड़े समय के लिए इसकी दूरियों को स्ट्रेच और कंप्रेस करती हैं। इन वेव्स की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करके रिसर्चर्स उन ऑब्जेक्ट्स की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में सक्षम हैं जो उन्हें पैदा करते हैं। असल में ब्लैक होल्स का इस तरह से अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। द ओरिजिन मिस्ट्री।
आम थ्योरी कहती है कि एक तारे के कोलैप्स होने के संदर्भ में 65 से 120 सोलर मास के बीच कोई ब्लैक होल विकसित नहीं हो सकता है। यह इस फैक्ट के कारण है कि एक निश्चित आकार के तारे अपने जीवन के अंतिम समय के दौरान अपने सेंटर में इतने गर्म हो जाते हैं कि वहां एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे पैरा इंस्टेबिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब है एक्सट्रीमली एनर्जेटिक फोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जोड़े में कन्वर्जन, जो ग्रेविटेशनल अस्थिरता के कारण होता है। इस घटना के अंत में ऑक्सीजन न्यूक्लियाई का विस्फोटक फ्यूजन होता है, जिसके दौरान तारा सचमुच टूट जाता है और पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिक आंकड़ों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि 85 और 66 सोलर मासेस के बीच मर्ज हुए ब्लैक होल का आंतरिक मास ठीक उसी मास अंतराल में था। अब क्योंकि वास्तविक परिस्थितियां सामान्य थ्योरीज से सहमत नहीं थीं, इसलिए रिसर्चर्स ने मेजरमेंट्स को एक व्यावहारिक संदर्भ में अरेंज करने के लिए एक्सप्लेनेशंस की तलाश की। एक थ्योरी कहती है कि वे तथाकथित प्राचीन ब्लैक होल थे, जिसका अर्थ है कि ये संरचनाएं समय की शुरुआत से मौजूद हैं। इससे जुड़ी एक थीसिस है जिसके अनुसार बिग बैंग के तुरंत बाद पहले से ही बने कुछ ब्लैक होल रिसर्चर्स के बीच काफी समय से चर्चा में है। एक दूसरी हाइपोथेसिस इस फैक्ट पर आधारित है कि ये दो ब्लैक होल पहले से ही पिछले विलय यानी मर्जर का परिणाम थे। ये एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों इन ऑब्जेक्ट्स में पेयर इंस्टेबिलिटी के नियमों के साथ इनकम्पैटिबल मास था। इस प्रकार तारकीय ब्लैक होल सैद्धांतिक रूप से क्लस्टर और घने तारा समूहों में हो सकते हैं और थ्योरेटिकली बार बार मर्ज हो सकते हैं। भले ही ऐसा सिनेरियो पहली बार में बेहद तार्किक लगता है, फिर भी ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन से ढका हुआ है। ब्लैक होल के फ्यूजन के बारे में हमारा वर्तमान ज्ञान कहता है कि फ्यूजन के दौरान बनने वाली संरचनाएं गैलेक्टिक वेव्स के कारण एक तरह का गैलेक्टिक थ्रस्ट प्राप्त करती हैं और सचमुच अपने पुश्तैनी तारा समूहों से बाहर फेंक दी जाती हैं। केवल रेयर केसेस में ही एक नया बना ब्लैक होल उस क्षेत्र में रहेगा जहां दूसरे संभावित फ्यूजन भागीदार मौजूद हैं। उन क्षेत्रों में स्थिति कुछ अलग होती है जहां ब्लैक होल को पीछे हटने से रोकने के लिए गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त मजबूत होता है, जैसे कि आकाशगंगाओं के घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्रों में। रिसर्चर्स द्वारा रजिस्टर्ड विलय यानी मर्जर के मामले में ये पता नहीं है कि ये विलय किस आकाशगंगा में हुआ था। हालांकि रिसर्चर्स ने ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र में एक क्वेसार पाया। यह एक आकाशगंगा का सक्रिय कोर है जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम की तरह लगभग बिंदु की तरह दिखाई देता है, जैसा कि लगभग सभी ज्ञात मामलों में होता है। इस आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है। इस क्षेत्र की डिटेल जांच के दौरान वैज्ञानिकों को फिर से एक आश्चर्यजनक विवरण मिला। ब्लैक होल के मर्ज होने के लगभग 1 महीने बाद आकाशगंगा के कोर में इसके सुपरमैसिव समकक्ष ने भी रेडिएशन के एक अशांत विस्फोट का अनुभव किया। इन दो घटनाओं के बीच थोड़े समय के अंतराल के बावजूद जब इस घटना को एक निश्चित संदर्भ में रखने की बात आती है तो इस बारे में वैज्ञानिक सतर्क संयम बरत रहे हैं। आगे की खोज। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स सर्वे का उपयोग करके ब्लैक होल का अध्ययन पूरी तरह से नई संभावनाओं को खोलता है। इस नए दृष्टिकोण से एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च ने दुनिया को जो बढ़ावा दिया है उसका प्रमाण इस फैक्ट से भी है कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी और वर्गो ऑब्जर्वेटरी की मदद से रिसर्चर्स को हाल ही में 35 घटनाओं की पहचान करने में सफलता मिली जिनमें ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा हुई। आमतौर पर यह माना जाता है कि इनमें से 32 घटनाएं 2 ब्लैक होल के मर्ज होने के कारण है। बाकी घटनाएं बहुत रेयर टकराव होने की संभावनाएं थीं, जिसमें ब्लैक होल न्यूट्रॉन सितारों या किसी दूसरे तरह के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट से टकराए थे। इन रोमांचक खोजों के दौरान वस्तुतः ब्लैक होल के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया गया था। परिणाम स्वरूप रिसर्चर्स को पता चला कि गैलेक्टिक फ्यूजन कई प्रकार के आकारों और कॉम्बिनेशंस में मौजूद हो सकते हैं, जबकि इन घटनाओं की समझ ब्रह्मांड के कुछ रहस्यों को जानने में मदद करेगी। हालांकि दूसरे केसेस नए प्रश्न उठाते हैं। इनमें एक तारामंडल शामिल है जिसमें एक विशाल ब्लैक होल बहुत कम मास वाले न्यूट्रॉन तारे से टकराया था। ये न्यूट्रॉन तारा, जिसमें लगभग 1.2 सोलर मास था, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के साथ देखे गए अपनी तरह के सबसे कम मासेस में से एक था। असल में ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा पता लगाए गए
न्यूट्रॉन स्टार के साथ ब्लैक होल का पहला विलय था। हालांकि ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का लगातार एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले बाइनरी सिस्टम की भविष्यवाणी काफी समय से की जा रही है। इस तरह के कॉन्स्टलेशन को अब तक डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अब आप बताइए, आप खगोल वैज्ञानिकों की इन आकर्षक खोजों के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।